वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब तक हम बात कर रहे थे परपरागण की। आवर्त बीजियों में परपरागण के बारे में बात कर रहे थे। परपरागण जो होता है उसके बारे में हमने परिभाषा बताई, उसकी अनुकूलताएं बताई, ठीक, परपरागण की विधियां बताई, परपरागण के माध्यम बताए। आज हम बात करेंगे असंगतता, इसकी बात करेंगे। असंगतता या फिर अनिश्चितता, इसे बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी क्या बोलते हैं इसको? इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है उसका मतलब क्या होता है? इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कार्यशील और जननक्षम, कैसे कार्यशील और जननक्षम नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट परस्पर निषेचन नहीं कर पाते, परस्पर संलेत नहीं हो पाते, परस्पर जुड़ नहीं पाते, तो इस घटना को कहते हैं हम असंगतता या अनिश्चितता। दोबारा बता रहे हैं हम आपको, इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब किसी पादप के कार्यशील और जननक्षम, फंक्शनल और फर्टाइल गैमेट्स यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स परस्पर संयुक्त नहीं हो पाते हैं, तो इस घटना को बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी या असंगतता, या फिर कह सकते हैं हम क्या, अनिश्चितता, यानी कि निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा जब पादपों के कार्यशील एवं जननक्षम, कार्यशील मतलब तो फंक्शनल, और जननक्षम मतलब फर्टाइल युग्मकों का परस्पर संलयन असंभव होता है, तो इसे असंगतता या फिर अनिश्चितता, क्या बोलेंगे इसको? अनिश्चितता कहते हैं। जब पादपों के कार्यशील एवं जननक्षम युग्मक बोले तो गैमेट्स, नर और मादा युग्मक, परस्पर संलयन, युग्मकों का परस्पर संलयन असंभव हो, यानी कि संलयन नहीं हो पाते हो, तो इस घटना को बोलते हैं असंगतता या फिर अनिश्चितता। अब इसके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार है इसके? दो प्रकार। असंगतता के प्रकार दो प्रकार। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। असंगतता के कितने प्रकार माने गए हैं? दो प्रकार। नंबर 1 अंतराजातीय, इसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक अंतराजातीय अनिश्चितता।
अंतराजातीय अनिश्चितता। ठीक, अंतराजातीय अनिश्चितता का मतलब क्या होता है? जब एक ही वंश की दो जातियों के पादपों के युग्मकों का संलयन नहीं हो पाता है। यहाँ पर एक ही वंश की दो अलग अलग जातियां हैं, एक ही वंश की क्या है? दो अलग अलग जातियां हैं। उन दोनों जातियों के युग्मकों के मध्य संलयन क्रिया नहीं हो पाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम? अंतराजातीय इंटर स्पेसिफिक अनिश्चितता कहते हैं। जब एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के युग्मकों के मध्य संलयन असंभव हो, तो इसे इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी, यानी दो जातियों के बीच, वंश एक है, जातियां दो है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो प्रकार हम बात करते हैं, दूसरे प्रकार की, दूसरा प्रकार है अंतरजातीय, या हम ये कह सकते हैं इंट्रा, क्या बोल सकते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक अंतरजातीय। अंतरजातीय असंगता, इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी, इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है भाई? एक ही जाति के, यहां क्या है? जाति सेम है, एक ही जाति के पौधों के मध्य युग्मकों का संलयन नहीं हो पाता, एक ही जाति के पौधों के युग्मकों का संलयन नहीं होता है। यहाँ जो बात करते हैं हम, यहाँ बात की थी अंतरा में, तो अंतरा के अंदर तो क्या होता है? अलग अलग जाति की, और अंतर या इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर क्या हो रहा है? एक ही जाति के जो पादप हैं उनके युग्मकों का जो संलयन क्रिया जो होती है वो नहीं हो पाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक। नेक्स्ट, अब ये होती क्यों है इनकम्पैटिबिलिटी? इसके पीछे एक कारण है हमारे पास, और वो कारण है हमारे पास पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। यहां क्या होता है? परागकण के द्वारा और बीजाणुजन उत्तक के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है, और वो प्रोटीन जो होती है बहुविकल्पी जीन द्वारा नियंत्रित होती है, जो कि परागकणों को वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होने देती है। यहां पर हम बात करते हैं पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। ठीक है। यहां पर यह देखा जाता है कि जो
परागकण है और स्त्री केसर है, परागकण और स्त्री केसर। स्त्री केसर का कौन सा भाग? वर्तिकाग्र। अगर इनमें कोई प्रोटीन सिमिलरिटी होगी तो ही क्या होता है, स्त्री केसर पर किसी जाति विशेष का परागकण अंकुरित होता है। अगर इनमें प्रोटीन सिमिलरिटी नहीं होगी तो कोई भी परागकण स्त्री केसर पर अंकुरित नहीं हो पाएगा। अंकुरित का मतलब परागनलिका विकसित नहीं हो पाएगी उसमें। तो यहां पर क्या होता है, ये जो क्रिया है, यह क्रिया किसी जीन के बहुविकल्पी पर आधारित होती है। किसी जीन के विकल्पी पर आधारित होती है, मल्टीपल एलिज्म पर निर्भर करती है। यहां क्या होता है, यह दो प्रकार से निर्धारित होती है, दो प्रकार से निर्धारित होती है। नंबर 1, युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता। युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता, युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता, इसे बोलते हैं गैमेटोफाइट इनकम्पैटिबिलिटी। गैमेटोफाइट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी यहां क्या होता है, जब स्व अनिश्चितता, जब स्व अनिश्चितता परागकण को उत्पन्न करने वाली प्रोटीन जो होती है उसके एलील पर निर्भर करती है, उसके एलील पर। किसके एलील पर? परागकण को उत्पन्न करने वाली प्रोटीन के एलील पर जब डिपेंडेंस होती है तो किस प्रकार की स्व अनिश्चितता पाई जाती है? युग्मोद्भिद। यहां पर हम बात कर रहे हैं पराग कण को उत्पन्न करने वाली, परागकण को उत्पन्न या निर्धारित करने वाली प्रोटीन के जीन प्रारूप पर निर्भर होगी। किस पर निर्भर होगी? प्रोटीन के जीन प्रारूप है, और वो कौन का है, कौन सा है? परागकण। अगर परागकण को उत्पन्न करने वाली जो प्रोटीन है उसके जीन प्रारूप द्वारा अगर इनकम्पैटिबिलिटी निर्धारित हो रही है उसे क्या कहेंगे हम? युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरी दो प्रकार की जो इनकम्पैटिबिलिटी है, वो दूसरे प्रकार की इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है बीजाणुभिद स्व अनिश्चितता। क्या कहलाएगी वो? बीजाणुभिद स्व अनिश्चितता। दूसरी है बीजाणुभिद स्व अनिश्चितता। बीजाणुभिद स्व अनिश्चितता इसे बोलते हैं स्पोरोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी यहां क्या होता है, कौन सा जीन प्रारूप डिटरमाइन करेगा इनकम्पैटिबिलिटी को? यहां पर बीजाणुजन उत्तक, बीजाणुजन उत्तक का जीन प्रारूप, बीजाणुजन उत्तक का जीन प्रारूप
द्वारा निर्धारित। किसके द्वारा निर्धारित होती है? बीजाणुजन ऊतक के जीन प्रारूप द्वारा निर्धारित होती है। कौन सी? बीजाणुविद स्व अनिश्चितता। स्व अनिश्चितता का मतलब क्या जान रहे हो? खुद के पराक्रम खुद पर ही क्या है? खुद की वर्तिकाग्र पर, स्वयं के पराक्रम स्वयं की वर्तिकाग्र पर ही अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं, इसे कहते हैं स्व अनिश्चितता। और स्व अनिश्चितता को निर्धारित करने के लिए हमने दो पॉइंट्स बताए हमने आपको। एक तो हमारे पास युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता। युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता मतलब प्रोटीन जो परागकण को निर्धारित कर रही है, प्रोटीन उसका जो जीन प्रारूप है, अगर वो स्व अनिश्चितता को निर्धारित कर रहा है तो कहलाएगा युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता। अगर बीजाणुजन ऊतक का जीन प्रारूप जो होता है वो स्व अनिश्चितता को निर्धारित कर रहा है तो उसे कहते हैं बीजाणुविद स्व अनिश्चितता। अब स्व अनिश्चितता जो होती है उसके कारण होता क्या है? स्व अनिश्चितता के कारण रिजल्ट क्या है इसके? स्व अनिश्चितता के परिणाम। रिजल्ट्स सेल्फ कंपैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो नंबर 1 है हमारे पास, जो परागकण जो होते हैं वो वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाएंगे। परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण न होना, परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण न होना। नंबर 2, पराग नलिका की वृद्धि न होना, पराग नलिका की वृद्धि न होना। नंबर 3, जनन छिद्र से पराग नली का न निकलना, पराग नलिका का न निकलना। ठीक। नंबर 4, अगर पराग नलिका निकल भी चुकी है तो वो सही रास्ते पर नहीं जाएगी। पराग नलिका सही रास्ते पर न पहुंचना, सही रास्ते पर न पहुंचना। और लास्ट, अगर ये सारी चीज भी हो रही है तो पराग नलिका जो होगी वो बीजांड में प्रवेश नहीं कर पाएगी। पराग नली का बीजांड में प्रवेश न होना, देखिएगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का रिजल्ट है। रिजल्ट देखिएगा परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण न होना, पराग नलिका की वृद्धि न होना, या फिर जनन छिद्र से पराग नलिका जो है वो निकलती ही नहीं है, पराग नलिका निकलती नहीं है। नेक्स्ट, पराग नलिका अगर निकल भी गई है तो उसका सही रास्ते पर नहीं पहुंचना। और नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश नहीं होना। ये रिजल्ट्स है हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के। इन रिजल्ट्स के कारण क्या होता है, कोई भी जाति होती है उसके नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण और बीज का विकास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को देखा। तो हम बात कर रहे थे अभी कि जो इनकम्पैटिबिलिटी है, स्व अनिश्चितता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर पादपों के अंदर स्व अनिश्चितता नहीं होती है माना, तो फिर आगे का भविष्य क्या होगा उसका? आगे का भविष्य होगा निषेचन।
तो निषेचन से पहले कुछ बातें होती है हमारे पास। सबसे पहले बात होती है हमारे पास निषेचन से पहले, निषेचन से पूर्व की घटनाएं। निषेचन से पूर्व की घटनाएं, निषेचन से पूर्व की घटनाओं में हम बात करते हैं युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, युग्मक निर्मित हो गए। अब हम बात करते हैं नंबर 2 परागण। परागण क्रिया युग्मक क्या होता है, जो नर युग्मक होते हैं हमारे युग्मकों के पास है पहुंचने का प्रयास करते हैं इस विधि द्वारा, परागण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट, अब परागण में क्या होता है, जो परागकण होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो वहां पर परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होना, अंकुरण होना, माना अंकुरित हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास कि जो भाई पराग नलिका की विकास या वृद्धि, पराग नलिका विकास या वृद्धि। ठीक, वृद्धि करेगी यानी कि विकसित होगी, पराग नलिका निकलेगी और पराग नलिका निकलेगी तो वो फिर पराग नलिका जो है आगे चलकर बीजांड की ओर जाएगी, तो उसका रास्ता भी होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट है पराग नलिका का रास्ता, पराग नली का मार्ग, पराग नलिका का मार्ग। पराग नलिका का मार्ग जो होता है वो अपना मार्ग चुन लेती है, सही मार्ग चुन लेती है, तो उसके बाद वो क्या है, उसका बीजांड में प्रवेश होता है। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश, किसमें प्रवेश, बीजांड में प्रवेश। बीजांड में प्रवेश हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है, निषेचन। क्या होता है, निषेचन। ठीक है, तो ये जो निषेचन की जो घटना है, ये निषेचन की घटना से पहले कुछ बातें हमारे पास युग्मकों का निर्माण जो हम पढ़ चुके हैं, गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन विधि द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण और लघु बीजाणु का निर्माण। परागण क्रिया हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार परागकण जो है नर पुष्प से या नर जननांग से मादा जननांग तक पहुंचते हैं, यानी कि परागकोश से उनके परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। उस बारे में हमने बात कर ली थी। परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होना, जैसे ही परागण क्रिया द्वारा जो परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ पोषक पदार्थों की उपस्थिति के कारण वो अंकुरित होते हैं। अंकुरित का मतलब ये होता है परागकणों से क्या है, परागकणों के जो जनन छिद्र होते हैं उन जनन छिद्रों से एक नलिका की संरचना निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। तो पराग नलिका युक्त जो परागकण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंकुरित परागकण कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वर्तिकाग्र पर परागकणों का क्या होता है, अंकुरण होता है, यानी परागकणों से क्या निकलती है, पराग नलिका विकसित होती है। यहाँ पराग नलिका की निकल गई है। अब उसके पश्चात पराग नलिका क्या वृद्धि होगी, पराग नलिका की जो आकार है वो बढ़ता चला जाएगा, अपनी लंबाई बढ़ाएगी वो, और लंबाई बढ़ाने के साथ साथ अब वो वर्तिकाग्र पर से वर्तिका से गुजरती बीजांड की तरफ जाएगी। तो वर्तिका से गुजरती हुई कहाँ पहुंचेगी, वो बीजांड के पास पहुंचेगी। तो इसी क्रिया के लिए भी हमारे पास विशेष प्रकार के रसायन या विशेष प्रकार की अनुचलन गतियां पाई जाती है, रसायन अनुचलन गति पाई जाती है, जिसके कारण वो जो पराग नलिका होती है वो केवल बीजांड की तरफ ही वृद्धि करती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं पराग नलिका बीजांड में प्रवेश। तो बीजांड में प्रवेश जो होता है वो पराग नलिका का अलग अलग प्रकार से होता है। तो हम 1 by 1 स्टडी करेंगे यहाँ पर पराग नलिका का, या हम कह सकते हैं परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। ये बात हम कर चुके हैं, युग्मकों का निर्माण ये पढ़ चुके हैं, परागण क्रिया। अब हम बात करेंगे परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण।
परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। तो अंकुरण के लिए हम देखते हैं यहां पर परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। जैसे ही परागण क्रिया द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र पर क्या होता है, कुछ पदार्थ होते हैं, लिपिड है, शर्करा है, रेजिन है, बोरॉन। वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, लिपिड, शर्करा, बोरॉन एक तत्व है, रेजिन एक प्रकार का पदार्थ है। इनके कारण वर्तिकाग्र पर क्या पाया जाता है, लिपिड पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, बोरॉन तत्व पाया जाता है, रेजिन मटेरियल्स, रेजिन पदार्थ पाया जाता है। इसकी उपस्थिति से इनके प्रभाव में परागकण क्या होता है, परागकण से पराग नलिका का विकास होता है। पराग नलिका का क्या होता है, विकास होता है। किसके कारण, लिपिड के कारण, शर्करा के कारण, बोरॉन तत्व, रेजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो बोरॉन तत्व है, कई बार पूछा गया है कि वर्तिकाग्र पर कौन सा तत्व पाया जाता है जो पराग नलिका के विकास में सहायक होता है या परागकण के अंकुरण में सहायक होता है, तो वो कौन सा तत्व है, बोरॉन तत्व है। अब देखिए, जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो जो परागकण होते हैं, वो परागकण के लिए हमने पहले डिस्कस किया था कि परागकण जो होते हैं उन पर जनन छिद्र पाए जाते हैं। सामान्य द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जो परागकण होते हैं उनमें 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें जनन छिद्र क्या होता है, 1 होता है। इस जनन छिद्र के माध्यम से ही पराग नलिका का विकास होता है। इस जनन छिद्र के माध्यम से क्या होता है, पराग नलिका का विकास होता है। तो यहाँ पर परागकण जो होते हैं, एक परागकण से एक पराग नलिका का विकास हो सकता है या एक से अधिक पराग नलिका का विकास हो सकता है। इस कारण इन्हें एक नलिकीय परागकण कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं बहुनलिकीय परागकण। क्या कह सकते हैं, एक नलिकीय परागकण, एक नलिकीय परागकण, एक नलिकीय परागकण, एक नलिकीय परागकण, मोनोसाइफोनस बोलते हैं इसको, या फिर बहुनलिकीय परागकण। मतलब यहां पर यह है, ये कोई परागकण है, ये परागकण है। अगर इससे कोई एक नलिका विकसित हो रही है, एक नलिका विकसित हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, एक नलिकीय परागकण। अगर इसी परागकण से एक नलिका ये विकसित हो रही है, एक नलिका ये विकसित हो रही है, ठीक है, और इसके अलावा एक नलिका ये विकसित हो रही है, तो ये जो परागकण है ये कहलाता है बहुनलिकीय परागकण कहलाता है। इन परागकणों का जो एग्जाम्पल है, हम बात करते हैं यहाँ पर बहुनलिकीय परागकण के बारे में बात करते हैं, तो कुकुरबिटेसी और मालवेसी जो फूल होते हैं ना, कुकुरबिटेसी और मालवेसी, कुकुरबिटेसी और मालवेसी जो फूल होते हैं उनके अंदर बहुनलिकीय परागकण पाए जाते हैं। अर्थात ऐसे परागकण जिनमें एक से अधिक पराग नलिकाओं का विकास होता है। कहाँ पाए जा रहे हैं वो, कुकुरबिटेसी और मालवेसी फूल के अंदर पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं एक नलिकीय परागकण। एक नलिकीय जो परागकण होते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे मक्का, तो इसके बारे में बात करते हैं मक्का। एक और खास बात है मक्का की जो वर्तिका होती है, वर्तिका क्या होती है, वर्तिका होती है, वो बहुत लंबी होती है, सर्वाधिक लंबी पाई जाती है, लगभग 450 mm होती है। 450 mm मतलब कम से कम 45 सेंटीमीटर लंबी वर्तिका होती है। किसके अंदर,
मक्का के अंदर पाई जाती है, इस प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ एक टर्म्स आती है अंकुरण काल। क्या कहलाता है? अंकुरण काल। अंकुरण काल, जर्मिनेशन पीरियड। जर्मिनेशन पीरियड का मतलब ये होता है परागकणों के अंकुरण में जितना समय लगता है उसे कहते हैं परागकणों का अंकुरण काल कहते हैं। परागकणों का अंकुरण काल कहते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी बात बताई आपको कि किस प्रकार परागकणों का वर्तिका पर अंकुरण होता है। आगे चलकर हम बात करेंगे परागनलिका की वृद्धि और उसका विकास। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो परागनलिका होती है वो बीजाणु में किस प्रकार प्रवेश करती है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।